ओके, तो जो लोग भी अभी क्लास में हैं, अपना माइक अपने ऑफ कर लें। आप लोग अपने लैपटॉप के स्पीकर्स ऑफ कर लें। स्टूडेंट्स, हम लोग लैंड फ्लिपिंग का जो है वो कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। लैंड फ्लिपिंग बेसिकली होती क्या है, इसके इंट्रो से लेके लास्ट तक हमने जाना है। याद रखें, डिफरेंट आप कोर्सेज करते हैं ई कॉमर्स के, उससे रेलिवेंट और मजीद जो मार्केटिंग के हम कोर्सेज करते हैं वहाँ आपको 1 मंथ 2 मंथ लगता है। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग बहुत कम टाइम के में हो जाती है, बट बेसिकली जो आपका काम होता है वो आपकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जो मेहनत के साथ अपना डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। अब इस क्लास में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि पहले से लैंड फ्लिपिंग का काम कर रहे हैं, साथ साथ मेडिकल बिलिंग का भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ई कॉमर्स से रेलिवेंट है, हमारे पिछले बैचेस के स्टूडेंट जो शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे करते हैं। तो मतलब आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस और डिफरेंट नीचे से रेलिवेंट लोग बैठे हुए हैं। तो हमने स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कि कैसा पर्सन जिसे बिल्कुल भी नहीं पता वो भी इन चीजों से सारा सारा रिलेट कर रहा हो, और जिसको कुछ नॉलेज है वो इन चीजों को दोबारा से रिमाइंड कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। लैंड फ्लिपिंग बेसिकली होता क्या है कि आपने लैंड को फ्लिप करना होता है और उसको सेल आउट करना होता है। बेसिकली आप लोग उसे फिजिकली बाय नहीं कर रहे होते, हम इसको आगे बाय करवा रहे होते हैं। तो सारी चीजों को हम डिटेल में देखते हैं कैसे आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने लैंड फ्लिपिंग करनी है, आप कौन से एरियाज में कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यूएसए में ही कर रहे हैं, बट सिर्फ यूएसए में नहीं, हमारे बहुत सारे और टीममेट्स और कॉलीग्स हैं जो कि यूएसए के साथ साथ यूके में भी लैंड फ्लिपिंग कर रहे हैं। और लैंड फ्लिपिंग से ज्यादा यूके में होम फ्लिपिंग का काम ज्यादा अच्छा है कि वहां पर आप अपने हाउस वगैरह को आगे रेंट आउट कर रहे होते हैं। आप लोगों की साइड से ना आवाज है ज्यादा। तो हमने ये देखना होता है कि हम अपने लैंड को कितने वेज के साथ फ्लिप कर सकते हैं, हमारे पास कितने वेज होते हैं, आपने सेलर कैसे ढूंढने, लैंड किसे ढूंढना है, उसके अलावा एनालाइज कैसे करना है लैंड को। ये सिर्फ आपके मेन पॉइंट्स हैं, इनको देन हमने हर पॉइंट को देखना है कि किस तरह से आपने इसे डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा आपने तमाम लैंड के टर्म्स को देखना होता है जो भी हम यूज कर रहे होते हैं, जिसे हम ड्यू डिलिजेंस भी कहते हैं। अपने लैंड के अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है कि क्या वो इस काबिल भी है कि उसको आगे सेल किया जा सके, क्या उसके टैक्सेस क्लियर है, क्या उसकी जोनिंग कंफर्टेबल है, क्या वो क्लाइंट के लिए सूटेबल है, क्योंकि जिस किसी ने भी आपसे वो लैंड बाय करनी है, क्या उसके अंदर ऐसा कोई पिन पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर आप उसे कन्विंस कर सकते हैं। और आपने सेलर को कैसे कांटेक्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि उनके पास बायर्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो आगे ये नहीं सोच पाते कि हमने लैंड को बेचना किसको, कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम जाएं किस तरफ।
तो आपके पास सेलर जो होते हैं वो पेड में भी आते हैं, फ्री में भी आते हैं। तो हमने दोनों टूल्स देखने के, अगर आपको फ्री में सेलर्स चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे, अगर आपको पेड में सेलर्स चाहिए तो आप लोग कौन से जो टेक्निक्स है उनको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपने जो बायर्स है वो कहाँ से फाइंड करने हैं, सेलर्स कहाँ से फाइंड करने हैं, अपना प्रॉफिट एंड डील क्लोजिंग किस तरह से करनी है। इंशाल्लाह 15 to 20 डेज के अंदर हम ये सब क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद हमने अपनी करनी है प्रैक्टिकल असाइनमेंट। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं, ई कॉमर्स की टीम हमारी मौजूद है, लैंड फ्लिपिंग की टीम है जिस वक्त 4 to 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो हम अपनी टीम को ग्रोथ में लेकर आना चाहते हैं, जो फिजिकली आना चाहे मोस्ट वेलकम, जो ऑनलाइन हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि आप लोग जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जितने ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, उतना ही आपका जो स्ट्रेंथ एंड पावर नेटवर्क होगा, उससे आपको भी बेनिफिट है, हमें भी बेनिफिट है। कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आप इंडिविजुअली ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि ई कॉमर्स जिसमें अमेजोन है, ईबे है, शॉपिफाई है, डिजिटल मार्केटिंग जो हमारी इतनी निशेज हैं, उसमें आप 1 या 2 पर्सन भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। बट इस तरह के काम में जब आपने कॉल सेंटरिंग एक तरह से करनी होती है, डाटा बहुत हाई रेंज के अंदर आपने जो है वो कन्वर्ट करना है, उसको देखना है, तो आपके पास लोग भी ज्यादा होने चाहिए, और ऐसे लोग जिनको काम भी आता हो। सेकेंड वन हम देखेंगे कि आप लोगों ने आज की क्लास में क्या देखना है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी टाइम पे ज्वाइन करें, ताकि बार बार मुझे आप लोगों को एडमिट करने की जरूरत न रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमोट वर्क है, ठीक है। आपको किसी किस्म के लाइसेंस या एलएलसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है इसमें, ये आप सब लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है। इन्वेस्टमेंट याद रखिए, सबसे बेसिक चीज जो आपको हर हाल में करनी है वो है आपका यूएसए का नंबर, जो आपको अरेंज करना ही करना है। आपको भी पाकिस्तानी नंबर के साथ लैंड फ्लिपिंग या मेडिकल बिलिंग का काम या इसके अलावा ट्रक डिस्पैचिंग का काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको आपका यूएसए का नंबर रिक्वायर्ड होता है, वो आपको 7 to 8,000 में पर ईयर मिल जाता है। बाइकी से या किसी भी और ऐप के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, बहुत एडवांस कन्वर्सेशनल इंग्लिश होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज का पता हो, किस तरह से बात करनी है, क्वेश्चन कर रहा है यस कह रहा है तो आपने क्या आंसर करना है उसको। अगर वो कोई आपको जो आपका क्लाइंट है वो नो कह रहा है तो आपने उसे क्या आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत फ्लुएंट एंड कन्वर्सेशनल हो। इसके अलावा आपके मेथड्स कौन कौन से हैं, आपके लैंड फ्लिपिंग में लैंड को सेल करने के 2 मेथड्स आते हैं, बेसिक मेथड जिन्हें आप एसी एंड डीसी मॉड्यूल कहते हैं। एसी में आपका असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड आता है, एंड डीसी में आपका डायरेक्ट मेथड जिसे आप डबल क्लोजिंग मेथड भी कहते हैं। अगर आप एक न्यू पर्सन है और इसमें आना चाहते हैं और आप स्टार्टिंग में देखना चाहते हैं कि आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हर बंदा हर निश का नहीं होता, तो आपने हमेशा ये देखना है 7 से 14 दिन के अंदर अंदर, मीन्स टू से 2 वीक्स के अंदर अंदर आप अगर इसमें वर्किंग कर रहे हैं 5 to 6 आवर डेली, तो आप इस मेथड के थ्रू सेल्स निकाल लेंगे। अगर आपने 1 या 2 वीक्स में इस मेथड के जरिए सेल नहीं निकाली और काम भी आप कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि ये आपकी बस की बात नहीं है। इस वजह से आप लोगों ने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला, इसमें आपकी मेहनत लगेगी। तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मेथड को स्टार्टिंग में पकड़ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डील क्लोजिंग बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं होने के। अगर आपकी डील क्लोजिंग होती है किसी भी पर्सन के साथ, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता है कि इस काम में पोटेंशियल है, मैं इसे कर सकता हूँ, देन आप डबल क्लोजिंग मेथड की तरफ भी जाएं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसमें आपका बेनिफिट ज्यादा है। तो स्टार्टिंग में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मेथड की तरफ जाना चाहिए एज अ बिगनर, ताकि आपके पास इस चीज का सेल्फ कॉन्फिडेंस अवेलेबल हो कि आपने कोई ना कोई डील क्लोज की हुई है। नेक्स्ट बार हम देखेंगे कि आपका दोनों मेथड्स क्या क्या होते हैं और दोनों मेथड्स के थ्रू आप लोगों ने किस तरह से वर्किंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप है, अभी हम एसीएम की बात करें जो कि असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड है, इसको हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोगों के साथ डील क्लोज करके दिखाएंगे आप लोगों को कि हमारी कितना डील हम क्लोज करते हैं, सब कुछ दिखाएंगे ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई रेफरेंस ना रहे। अब यहाँ पे आप है और आपने क्या करना है, अपने सेलर को करना होता है अप्रोच। अब सेलर कहाँ से मिलेगा, जैसे आपके पाकिस्तान में ज़मीन.com है, OLX है, टेक्जून है, इसी तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स है यूएसए यूके में, जहाँ पे आपके पास लैंड लिस्टेड होती है। वहां पे सिर्फ वेकेंट लैंड्स अवेलेबल नहीं होती, होम्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो आपने लैंड्स के जो ओनर्स हैं उनके साथ करना होता है कॉन्टेक्ट। आपके पास सेलर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको डिफरेंट टूल्स है, कुछ टूल्स आपके पेड होते हैं, कहीं भी आप क्रेडिट कार्ड वगैरह को लगा के उन्हें 7 या 14 डेज के ट्रायल के साथ यूज करते हैं। तो मीस्टो से आपको टूल्स परचेज करने की इसमें जरूरत नहीं रहती। यहाँ से आपने सेलर की इंफॉर्मेशन निकालनी है और सेलर के साथ आपने कांटेक्ट करना होता है बेसिक्स के ऊपर कि हम आपकी इस लैंड को इतने चार्जेस के अंदर
जो है आगे सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेलर ने अपनी जो लैंड है वो लिस्ट की हुई है किसी भी सेलर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर $10,000 की, तो आप उसको कन्विंस करेंगे कि आपकी जो लैंड है वो इस काबिल नहीं है कि आप इसको ज्यादा प्राइस के अंदर सेल करें, आपकी लैंड में ये कोताहियां हैं। आपने उसको बताना है क्या क्या चीजें कम है आपकी लैंड में। आपकी लैंड को कोई रोड नहीं लगता, उसमें सरफेस लेवल कम है, उसमें वाटर अवेलेबल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, पास में कोई चर्च नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग हॉस्पिटल, चर्च एंड स्कूल्स वगैरह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि चर्च उनकी हॉली प्लेस होती है। तो उनकी कोशिश होती है कि हम वहाँ पर जो है वो लैंड वगैरह अवेल करवाएं जहाँ पर ये चीजें अवेलेबल हो। तो जहाँ कहीं फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, आप सेलर को कन्विंस कर सकते हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि आप उसे कहें कि आप अपनी प्राइस को कम करें। इसको फायदा क्या होगा, प्राइस होगी आपको बायर उतनी ही जल्दी मिलेगा। तो आपने उसकी लैंड को बार्गेनिंग करके $7,000 तक आप ले आए, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर सेलर आपकी जो लैंड होती है उसकी प्राइसिंग को कम करता है। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर सेलर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, कुछ सेलर फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो कहते हैं कि जो हमने प्राइस लगाई है हमने इसी पर सेल कर, तो आपने उस प्राइस के साथ जाना है, देन आपने उसके साथ करना है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कहाँ से बनता है, ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे कि आप एक स्टाम्प पेपर बनाते हैं पाकिस्तान में, इसी तरह से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसकी एक वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट, यूएसए बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशिया है आपके पास, फॉर्मिका है, यहाँ से आप लोग फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं। इसमें जाके वो अपना नेम लिखते हैं, सेलर का नेम, इंफॉर्मेशन, ईमेल, फोन नंबर लिखते हैं और अपना पिन पॉइंट लिखते हैं कि आपका जो स्टाम्प है, आपका जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिक क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आप बताएंगे ये प्लेस है, इस काउंटी में है, इस स्टेट में है, इसका एपीएन नंबर ये है, ये सेलर है, सेलर की इंफॉर्मेशन है, ये इस प्लेस को इतने चार्जेस में सेल करना चाहता है, और सेलर ने आपको आगे से परमिशन दी हुई है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक पर्सन को सेल कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेलर से कहना है कि आपने अपनी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के साथ रब्ता नहीं करना। जो भी आप दोनों के दरमियान टाइमलाइन फिक्स होगा, 20 to 30 डेज का टाइमलाइन फिक्स होता है इस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में, और आप उसे बोलते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने तक आपने किसी रियल एस्टेट एजेंट से रब्ता नहीं करना, आपने मजीद वेबसाइट्स पर लिस्टिंग्स नहीं करनी, अब आपकी लैंड मेरे सपोर्ट है और मैंने इसको सेल करना है। अगर आप दिए गए वक्त के अंदर इसे सेल नहीं करते तो किसी किस्म का फाइन नहीं होता आप पे, आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। नेक्स्ट वन, आपने जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, सेलर ने बोला ठीक है आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने इसे सेल आउट करना है, देन आपने ढूंढना है बायर। इस कंडीशन में बायर को कन्विंस करना आसान होता है क्योंकि उसे एज सच कमीशन नहीं देने पड़ते, रियल एस्टेट एजेंट्स के हाथों नहीं चढ़ना पड़ता, और वो डायरेक्ट होकर सेलर से मिल भी सकता है और उससे बात भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको बायर जल्दी मिल जाते हैं। आपने जैसे बायर को अप्रोच किया, आपने प्रॉपर शीट बनानी है। सबसे पहले हम डाटा कलेक्शन की तरफ जाएंगे कि आपने किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। आप देखेंगे किस किस स्टेट में, किस किस काउंटी में और कितनी रेंज के साथ आपके पास लैंड्स मौजूद हैं। आप प्रॉपर डाटा कलेक्ट करेंगे। आपने देखा एक बायर आया है, उसने आपको बोला है वॉशिंगटन में मेडिसन काउंटी के अंदर मुझे 15,000 से कम में लैंड चाहिए और इतने एकड़ होनी चाहिए। आपके पास उसी तरह का सेलर पड़ा हुआ था, उससे आपने कॉन्टेक्ट किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट को हुए 6-7 दिन ऊपर हो गए थे। अब आपने बायर को कहना है कि भाई मेरे पास इस लैंड का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ये लैंड मौजूद है, पिक्चर्स आपने देख ली है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएं। मैं बेसिकली हूँ लैंड फ्लिपर और आप मेरे साथ अगर काम करना चाहते हैं, आपको कोई कमीशन नहीं देना मुझे, आपने मुझे किसी किस्म की इस तरह के चार्जेस नहीं देने, आप सेलर से डायरेक्ट हो सकते हैं, आप लैंड का विजिट कर सकते हैं। और अगर वो इस बात पे मानेगा कि ठीक है मुझे ये लैंड चाहिए और मैं इसको करना चाहता हूँ, तो आप उससे कहेंगे कि ठीक है, आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा सेलर के साथ हुआ है, मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट आगे रीसेल करता हूँ। याद रखें इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वर्थ होती है ये लैंड की वर्थ के मुताबिक होती है। अगर आपकी लैंड की वर्थ $10,000 to $15,000 है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका $300 से $400 तक निकल जाता है। अगर लैंड की वर्थ $30-35 हजार तक होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होती है $500-600 तक भी जाती है। तो आपकी लैंड की जो वर्थ होगी उसके रेलिवेंट आप बायर से उतने चार्जेस लेंगे और बायर को आपने वो दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। हाफ पेमेंट हम मंगवाते हैं पहले,
उसके बाद ईमेल के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को उनको सेंड कर देते हैं। वो बिल्कुल ऐसे होता है, एक फाइल होती है, जब आपने किसी भी वेबसाइट से बनाते हैं तो उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद आपने हाफ पेमेंट मंगवानी है बायर से, उसके बाद आपको सिर्फ ईमेल कर देना है, देन आपका काम खत्म, उसने आपको दे दी पेमेंट। आपने अपने $500-600 जो आपके बनते हैं आपने लिए और आप गए चले। अब इन दोनों का काम है, चाहे इन दोनों की डील चले ना चले, आपस में ये दोनों सेटिस्फाई एक दूसरे को कर सके ना कर सके, इनकी किसी प्राइस से बहस हो जाती है, आगे चल के कोई लैंड में इशू आ जाता है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ना बायर आपको कहेगा कि आपने मुझे गलत लैंड दिखाई, क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट था, जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन आपने करनी है वो लाजमी तौर पर ठीक हो। लेकिन अगर कोई लैंड के पेपर्स में मसला है या लैंड में कोई मसला है जो आपको सेलर ने नहीं बताया, तो उसमें आपका कोई फ्लॉ नहीं होता। इसके बाद इसे हम कहते हैं असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इस वाली फील्ड के अंदर बहुत कम लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं जो कि एज ए कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, हमने सेलर से किया कॉन्ट्रैक्ट और आगे हम ढूंढ लेते हैं 3 से 4 बायर्स। उसके बाद हम हर बायर को वही कॉन्ट्रैक्ट सेल करी जा रहे हैं, रीसेल करी जा रहे हैं। उससे हम $400-500 लेते हैं, काम खत्म, फिर अगले से लेते हैं, फिर काम खत्म। सबसे पहली बात तो ये बेईमानी में आ जाता है। जिस काम में डिसऑनेस्टी होती है वो काम आपका कभी भी नहीं चलता, लॉन्ग टर्म नहीं चलता, शॉर्ट टाइम आप उससे फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, आप जब झूठ बोल के एक कॉन्ट्रैक्ट को 3-4 और लोगों को बेच देंगे तो उसकी वजह से उसने तो आपको दे दिए पैसे क्योंकि उसने सोचा मैंने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। जब वो वहां विजिट करने जाते हैं उनको तब पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कोई मायने ही नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो एक ही पर्सन को सेल हो सकता था और आपने तो मल्टीपल लोगों को सेल कर दिया। यहाँ पर ये लोग स्कैम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जब भी फील्ड में आना है कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये चीज है, क्योंकि वो यहाँ आपके पीछे $400-500 के लिए नहीं आएंगे, उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, और अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो इसे एक ही पर्सन को सेल आउट करें। सेकेंड वन हमारे पास है डबल क्लोजिंग मेथड। और उससे पहले किसी को अगर असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। आपने इसमें कोई भी लैंड नहीं बेचनी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेचना होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट बनता कहाँ से? वेबसाइट से बनता है, हम आगे प्रैक्टिकली आपको बताएंगे भी। अब आप लोग अनम्यूट होके अगर किसी को कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबका क्लियर है? जी जी बोले। जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी, ये कॉन्ट्रैक्ट तो पता नहीं चल सकता बायर को ये 3-4 लोगों को सेल होगा। नहीं, ये जब बायर आपने कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, आपने जो सेलर होता है उसने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होता है कि इसने हमें अलाउ किया कि हम इसको आगे एक पर्सन को सेल कर सकते हैं। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि पाकिस्तान में लोग स्कैम कर रहे हैं। इसी वजह से जब वहां जाते हैं 3-4 लोगों ने वही कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वर्थ ही नहीं होती है, उसके बाद वो कोई भी नहीं खरीद सकता। तो बायर जो सेलर होता है उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बट बायर्स ने 400-500 पे कर दिए थे। वही वही तो आपसे कह रही, कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट मेथड में डील्स ना क्लोज होने की रीजन यही है क्योंकि जी जी या मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल आगे बताऊंगी बना के किस तरह से आपने फॉर्म बनाना है, रीजनरेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्लासेस की। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, आपको आगे चल के सब प्रोवाइड किया जाएगा और जो क्लास हो रही है भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। आगे नेक्स्ट जी बोले। मेरा भी एक क्वेश्चन है मैम। जी बोले। क्लाइंट से जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो वो कॉल के थ्रू करेंगे या चैट या ईमेल के थ्रू? सॉरी, जब हम क्लाइंट से कम्युनिकेशन करेंगे जी तो चैट के थ्रू करेंगे या कॉल के थ्रू? क्लाइंट से अपनी कम्युनिकेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है? फर्स्टली हमारे पास जो क्लाइंट आता है हम उसकी ईमेल को टारगेट करते हैं, हम उसे ईमेल करते हैं, विद इन 1 or 2 आवर्स हम उसको कॉल कर लेते हैं। ईमेल का रिस्पॉन्स आपको आता लाजमी है, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल ईमेल्स नहीं होती है जीमेल रेट के साथ, वहां पे हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हम कॉल लाजमी करते हैं। और कॉल पे आपने क्या बोलना है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो आपको प्रॉपर हम टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे। जब आपने कॉल करनी है तो उसे क्या बोलना है, बिल्कुल ऐसा चीज कॉल सेंटर में आप काम करते हैं तो वहां आपको टेम्पलेट दिया जाता है कि आपने ये बात बोलनी है। इफ ही सेज नो देन आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता लग गया कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है लैंड पेपर के साथ काम करने। या इट्स अ सीक्रेट वर्क। अगे नेक्स्ट वन हम चलेंगे
आगे DCM में जो आपका डबल क्लोजिंग मेथड है, यहाँ पे आपके साथ आप भी हैं, सेलर भी है, बायर भी है, एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग आपसे कहते हैं कि हमने लैंड फ्लिपिंग में $10,000 जनरेट किए, $20,000 जनरेट किए, वो आपका इसी मेथड के थ्रू होता है। बिकॉज आप सबने देखा असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड में इतना पोटेंशियल नहीं है, बट क्लाइंट्स आपको फिर भी वहां पे मिल जाते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके आना है, कि आप जैसे यहाँ पे रियल एस्टेट का वर्क करते हैं और उस तरह ही आप काम करना चाहते हैं, तो ये आपका बेस्ट मेथड होता है, लेकिन इसे करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आपने इसको समझना ध्यान से है। आपने एक जो अपना प्रॉपर डाटा बनाया है, डाटा शीट बनाई हुई है, जिसमें आपने सेलर से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ली हुई है कि किस काउंटी में, किस स्टेट में और क्या प्राइस के साथ आपने अपनी लैंड लिस्ट की हुई है। सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने उससे करना होता है परचेस एग्रीमेंट। या जी बोले। आपने बताया कि आप एग्रीमेंट सर्व कर देते हैं। जी जी वो एग्रीमेंट होने के 50% भी सर्व करेगा जी, तो मेरे रिमेनिंग 50 आपको पे करते हैं। आपको भी पता है वहां से, उस साइड से स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो बायर वहां पर आया है $10,000 $15,000 पे करने के लिए, वो आपको $400-500 पे कर देगा। यहाँ हमारी साइड से बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, जिसकी वजह से असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड की डीलिंग्स क्लोज नहीं हो रही। कि पहले क्लोज हो रही थी, बट अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्लोज नहीं हो रही। तो रीजन उसकी यही है कि पाकिस्तानी जो है वो ये सोचते हैं कि 4-5 के पीछे हमारे पीछे तो नहीं आएगा, तो एक पर्सन ही 3-4 लोगों को रीसेल कर रहा है आगे। तो दैट्स वाई जब उनका भरोसा ही उठ जाएगा तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट मेथड में नहीं आते। लेकिन स्टार्ट इससे ले, अगर आपकी कन्वर्सेशन अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मेथड के ऊपर भी। बट वहां से प्रॉफिट ऐसा जनरेट नहीं होता। बट अगर आपको आ जाएगा तो आपको पता होगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, तो आप उस काम को मजीद कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आपने सेलर के साथ भी एग्रीमेंट करना है। अब ये एग्रीमेंट कहाँ से होगा? बिल्कुल ऐसा जैसे आप पाकिस्तान में स्टाम्प वगैरह करते हैं, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने आता है उसे बताते हैं कि ये चीजें हैं, ये आपकी स्टेट है, ये आपकी काउंटीज है, ये प्राइस है, सेलर की इंफॉर्मेशन ये है। इसमें भी वही उसी वेबसाइट का इस्तेमाल हमने करना है। किसी किस्म का ID कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी यूज नहीं होता। कुछ लोगों को होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, ऐसे कुछ भी यूज नहीं होता। सिंपली आपने अपना नेम, अपनी ईमेल देनी होती है, नंबर देना होता है, और सेलर का भी इसी तरह से देना होता है, उसकी लैंड की इन्फॉर्मेशन, और आपका वो स्टाम्प पेपर जो होता है वो आपके पास आ जाता है। अब आपने इसके साथ डील की होती है परचेस एग्रीमेंट की। आपने सेलर से देखा ज़ीनो के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी लिस्ट थी, आपने बार्गेनिंग करके इसको $20,000 तक ले आए। उसके बाद आपने इसके साथ परचेस एग्रीमेंट किया, इसको बोला कि ठीक है मैं 15 या 20 दिन के बाद आपको आपकी पेमेंट दे दूंगा, ये चीज मैंने आपसे बाय की है और इसकी कॉस्ट और वर्थ इतनी है। अब सेलर को यही पता है कि $20,000 जो है वो आप देने वाले हैं, क्योंकि आपने इसके साथ परचेस एग्रीमेंट कर लिया है। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने ये लैंड डायरेक्ट नहीं खरीदनी। अब यहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड में आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ था $7,000, तो बायर को भी पता था $7,000 की लैंड है, सेलर को भी पता था और आपको भी पता था, क्योंकि हमने तो लैंड से प्रॉफिट रखा ही नहीं। हमने प्रॉफिट रखा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके, तो हमारा लैंड की प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं था। बट यहाँ पर हमारे पास लैंड की प्राइस ही मैटर करती है, क्योंकि यहाँ जो हमने प्रॉफिट रखना है वो बिल्कुल हमने लैंड की ही वर्थ से रखना है। अब हमने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम 15 डेज के बाद आपको आपकी लैंड की जो भी $20,000 पेमेंट है वो आपको देंगे। इसके बाद आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है इसमें, क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर आपने रेलिवेंट बायर भी ढूंढना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग आपकी इतनी मुश्किल होती है क्योंकि हमने एट अ टाइम 2 चीजें करनी है, सेलर भी एंड बायर भी। तो 1 पर्सन का काम नहीं है कि वो सेलर और बायर को लेकर चल सके। तो फिर हम एज अ टीम काम करते हैं, जिसमें कुछ लोग सेलर पे फोकस करते हैं, कुछ लोग बायर पे फोकस करते हैं। आप लोग टीम है ABC, तो आपके पास सेलर आया, आपने उससे एग्रीमेंट, परचेस एग्रीमेंट किया $15,000 का, और आपका जो टीम का पार्ट है जो है मेंबर B, आपने उससे बोला कि मेरे पास $15,000 का जो है वो आ गया है, आपके पास बायर होगा, आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं विद योर टीम मेंबर। तो इस वजह से इसमें टीम वर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी जी बोलिए। मालूम हो गया कि उनकी बात सही में आते हैं और डजन मैटर के और देख लिखा यार काम तो करो ताकि चलो ये देख जाए ना कुछ समझ आ भी नहीं
पता लग भी सके। ओके, नेक्स्ट वन आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने जो है बायर के साथ देखना है कि किस तरह की डीलिंग आपकी बायर के साथ हो रही है। सेलर के साथ आपका एग्रीमेंट हो चुका है $20,000 का उसकी लैंड के साथ, माइट भी उसने जीलो के ऊपर किसी वेबसाइट पे 25 का लिस्ट किया था, 27 का लिस्ट किया था, आपने उसके साथ डील करके 20 तक उसको कन्विंस कर लिया। अब आपने से एग्रीमेंट कर लिया कि 15 डेज तक हम देंगे आपको पेमेंट। इसके बाद सेम टाइम पर आप ढूंढेंगे अपना बायर, और बायर को आपने सेल करनी है लैंड विद योर प्रॉफिट। अब जब बायर को आपने सेल करनी है वो आपने 20,000 की नहीं करनी, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि उस एरिया में क्या रेट चल रहा है, उसके मुताबिक आप सेल करेंगे। 30 की करें, 27 की करें, 28 की करें, वो अब आपका प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बाय लक अच्छी लैंड मिल जाती है कि आप उसमें $10,000 $5,000 का प्रॉफिट रख लेते हैं, अदरवाइज $3,000 to $4,000 आम चलता है। अब इस बायर को आप डायरेक्ट तो नहीं अप्रोच कर सकते कि मैंने खरीदी है $20,000 की, अब मैं आपको दे रहा हूँ 25 की, क्योंकि वो वहां जाएगा तो उसे पता लग जाएगा कि इसने तो इससे 20 की खरीदी थी और ये मुझे तो ये 26-27 की दे रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने बायर और सेलर को आपस में नहीं मिलाना। तो इसका मतलब हम वहां पर है भी नहीं और हम चाहते भी नहीं है कि ये दोनों आपस में मिले। तो हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी जो हमारे होते हुए हमारा काम करेगी, जो कि हमारे बायर को नहीं बताएगी कि हम लोग इस लैंड को फ्लिप कर रहे हैं, होलसेल में सेल कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट रख रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी पे कितना एतबार किया जा सकता है, कोई भी आप सिंपल पर्सन को थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद है, एजेंट्स मौजूद है जो रजिस्टर्ड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, और उनका काम ही ये है कि वो लैंड फ्लिपर्स को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ आप लैंड फ्लिपिंग नहीं कर रहे, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे और भी मुल्कों से लोग लैंड फ्लिपिंग कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी के एजेंट्स होते हैं, इनका काम यहीं से चलता है। ये हमारा रोल अदा कर रहे होते हैं, ये बायर और सेलर को आपस में मिलने नहीं देते और जो भी डील होती है ये खुद क्लोज करवाते हैं। अब ये क्या करेंगे, हमने इनसे राब्ता करना है थर्ड पार्टी से, क्योंकि एक वेबसाइट नहीं है, डिफरेंट वेबसाइट से चार्ज करते हैं आपसे इस चीज का। तो आपने इनको बताना है कि मैंने ये लैंड खरीदी है, $20,000 की मेरी सेलर के साथ जो है वो सब हो गई है डील, बट मैं आगे इसको 27 या 28 में सेल करना चाह रहा हूँ और बायर भी मुझे मिल गया है, आप इससे राब्ता करें। तो बायर इनके ऑफिस जाएगा, जैसे यहाँ पर रियल एस्टेट की एजेंसीज होती हैं, ऑफिस होते हैं, बायर इनके ऑफिस जाएगा, ये बायर से सारी डील्स करेंगे, उसकी लीगल एडवाइजरी टीम के थ्रू उसकी जमीन को उसके नाम करेंगे। बायर ने आपको पेमेंट नहीं देनी क्योंकि आपके पास तो पेमेंट गेटवे इनेबल नहीं है इतनी सारी पेमेंट को एक साथ रखने के लिए। तो बायर ने पेमेंट देनी है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी खुद सेलर को प्रोवाइड करेगी पेमेंट। अगर बायर ने 28 में डील फाइनल की है तो 28 की 28 जाएंगे थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी विद इन नेक्स्ट डे या उसी दिन, मतलब इस बायर के जाने के बाद, सेलर को कॉल करेगी अपने ऑफिस और उसको $20,000 जो भी होंगे वो उसके देगी। अपनी लीगल एडवाइजर टीम के थ्रू बायर के जो नाम जमीन है वो करेगी, उसके चार्जेस कटते हैं, आपकी जो भी पेमेंट का प्रॉफिट होता है उसमें से कटते हैं। तो $1,500 to $2,000 होते हैं, जिससे पाकिस्तान में रजिस्ट्री होती है, इंतकाल होता है जमीन का, बिल्कुल उसी तरह से वहां भी रजिस्ट्री होती है और जो जमीन होती है वो दूसरे पर्सन के नेम होती है। तो उसमें $1,500 to $2,000 का जो एक्सपेंस आता है, वो जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें से ही हो जाता है। उसके बाद जो रकम बच जाएगी ये थर्ड पार्टी आपको आपके पेयोनीर में या पेपाल में देगी। अब पेपाल पाकिस्तान में नहीं बनता, आप सबको पता है, कंपनी चाहिए होती है, तो सिंपली आपके पास यूएसए का नंबर होता है तो आप उसके थ्रू पेयोनीर बनाते हैं। अगर आपके पेयोनीर नहीं भी बना सकते, आपका कोई फ्रेंड, कोई बहन भाई बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, सऊदीया, दुबई इवन, तो आप वहां के भी बैंक अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करने, कहाँ पे बनवाने, सब कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। अगर कोई भी आपका नहीं है, आपने खुद काम करना, तो आप पेयोनीर के थ्रू भी काम कर सकते हैं। इस थर्ड पार्टी ने ही बायर से पेमेंट रिसीव करनी है, सेलर को देनी है, आपको देनी है, और पर ट्रांजेक्शन ये चार्ज करेंगे। इनके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, बाज़-औक़ात 200 चार्ज करते हैं पर ट्रांजेक्शन, बाज़-औक़ात 300 चार्ज करते हैं पर ट्रांजेक्शन। तो आपको मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टीज कौन कौन सी हैं और आपने वेबसाइट के थ्रू ही यूज करना है। प्राइवेट थर्ड पार्टीज के पास आपने कभी नहीं जाना, क्योंकि इसके से स्कैम भी हो जाता है और बाज़-औक़ात आपने मेहनत की होती है और आपको उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो नहीं मिलता। तो जो प्रॉपर वेबसाइट्स बना के बैठे हुए एजेंसीज हैं, वहां आपने जाना है ताकि आप रिलायबल काम कर सकें। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, इसे करना भी मुश्किल है और समझना भी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो बारी बारी पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा मैम, जैसे आपने जिलो की बात की और कुछ ऐसी वेबसाइट हैं वहाँ से हमारा जो कांटेक्ट होता है वो एजेंट्स के साथ होता है, जी बिल्कुल। तो हम ओनर के साथ कैसे डायरेक्ट हो सकते हैं? आप जिलो से, आप क्रेगलिस्ट से, सॉरी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, अपने स्पीकर ऑफ कर लें। आप जिलो से, क्रेगलिस्ट से, लैंड सेंचुरी से, लैंड बोर्ड से हमने अपने सेलर्स की इंफॉर्मेशन निकालनी है जो ओनर्स होते हैं, तो हम लोग इजीली निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। वो आप लोगों ने टेंशन नहीं होना। अगर कुछ केसेस में हम एजेंट को इन्वॉल्व करते भी हैं तो हम एजेंट के थ्रू हम लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत कमीशन उनको देना पड़ता है। एजेंसीज का प्रॉपर कमीशन होता है 20%, 30%, उतना आपका प्रॉफिट नहीं होता, तो आप उनको पे नहीं कर सकते। हम एजेंट के थ्रू नहीं जाते हैं। आप जो कह रहे हैं कि एजेंट वहाँ पे मौजूद होते हैं, हम खुद एज अ सेलर वहां पर जाते हैं। जब हम लैंड लेते हैं उसके बाद लिस्ट करते हैं, तो वहां पे फ्री में लिस्टिंग्स अवेलेबल होती है, हम खुद अवेल करते हैं, ठीक है। आपको इंशाल्लाह प्रॉपर आगे मैं बताऊंगी। जी जी बोला। और मैम दूसरी जो बात है कि हम जब एग्रीमेंट करते हैं 15 दिन का, 20 दिन का, अगर हम लैंड सेल नहीं कर सके, जी मतलब हमें क्लाइंट नहीं मिला, तो फिर उसका क्या प्रोसेस? सॉरी मैं इनको आंसर कर दूं। आपने बोला कि अगर आप सॉरी आपने क्या क्वेश्चन किया था? सेल ना कर सके मैंने अगर ये आप लैंड को 30 डेज के अंदर, ये पूछ रहे हैं कि अगर आप लैंड सेल नहीं कर सके, आपने 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया, लैंड सेल नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? सिंपली वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन होती है, आपने सेलर के साथ डिसाइड की होती है 15 डेज, 20 डेज और 30 डेज। अगर आप उस टाइम के अंदर सेलिंग नहीं कर सके तो लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है जब वो डेट गुजर जाती है, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड हो आपके साथ तो दोबारा से आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड ना हो तो आपका कांटेक्ट खत्म हो गया। वैसे भी जी बोलिए, ठीक है। मैम यहाँ पे तो हमारी सेलर से ये बात हुई थी ना कि हम आपको पेमेंट करेंगे आफ्टर ओके ओके, 15 डेज आप डायरेक्ट डबल क्लोजिंग मेथड का पूछे हैं। डबल क्लोजिंग मेथड में भी आपका एग्रीमेंट इसी तरह से होता है, आपने कुछ पे तो नहीं उसे किया होता। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि डबल क्लोजिंग मेथड में अगर आपने इसको बोल दिया कि 15 डेज में आपको पेमेंट करूंगा और 15 डेज में आपको बायर नहीं मिलता, तो हम क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने इसलिए बोला कि आप एज अ टीम काम करेंगे, ताकि अगर एक जो टीम है वो सेलर पे फोकस कर रही है, दूसरी बायर पे फोकस करे, ताकि आप लोग कोऑर्डिनेट करके काम कर सकें। सेकंड, जो अगर कभी बाज वक्त बायर नहीं भी मिलता, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर सेलर के लिए बायर मिले, तो उस कंडीशन में भी आपका ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। अगर 15 डेज का है तो 15 डेज के बाद खत्म हो गया, क्योंकि कुछ भी आपने उसको नहीं दिया और उसने आपसे नहीं लिया। जी सर, आपका क्वेश्चन। जी जी, रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, इनकी वेबसाइट्स होती हैं प्रॉपर, इनके ऑफिसेज वगैरह। हाँ जी हाँ जी, आप वो अब बेफिक्र हो जाए, इनकी प्रॉपर लाइसेंसिंग होती है। जी जी, EI नंबर होता है इनकी प्रॉपर, बिल्कुल जी। इनके वेबसाइट के ऊपर ही इनके LLC के नंबर्स मेंशन होते हैं, इनके EI नंबर मेंशन होते हैं, इनकी जो वेबसाइट्स होती है इसके ऊपर इनका प्रॉपर एड्रेस मेंशन होता है, फिजिकल या वेरीफाइड। इसी वजह से कहा कि आपने फेसबुक से या गूगल से या इंस्टाग्राम से नहीं उठाने लोग कि एज अ थर्ड पार्टी वो आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करे। आपने ऑथेंटिक लोगों के साथ काम करना है। जी सर, और किसी और क्वेश्चन? एग्रीमेंट अगर खत्म हो जाएगा तो एज सच आप पे कोई फाइन नहीं होने वाला। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो आपसे कहता है आपने मेरे साथ परचेज एग्रीमेंट अगर करना है तो मुझे 5%, 10% एडवांस दे, बाकी पेमेंट आप 15-20 दिन के बाद देना। अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप करें, अदरवाइज उस सेलर को क्विट कर दें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने उसको एडवांस देना है, क्योंकि ये गारंटी नहीं होती कि रिस्पेक्टिव बायर आपको उतने टाइम में मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे अगर आप एज अ टीम काम करते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती है। 5 to 6 मेंबर जब सिर्फ बायर ढूंढने में लगे हैं और 5 to 6 मेंबर जब सेलर ढूंढने में लगे होते हैं, तो इसमें आपकी अप्रोच इजी हो जाती है। तो मैम हम 70 to 80%। तो बायर्स आपको मिलते हैं, आप कह सकते हैं कि आप जितना इस पे सर्चिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि बायर बस खुद आएगा, बायर आपने सर्चिंग कर, या 5 to 6 आवर्स जो हमारे मेथड्स हैं जिनको हम टूल्स यूज करते हैं, कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, कुछ वेरियस वेज हैं, कुछ फ्री मेथड्स हैं, कुछ पेड मेथड्स हैं।
तो उन सबको हम यूटिलाइज करते हुए बायर्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम एड्स भी लगाते हैं, अगर आपको आना स्टार्ट हो जाती है इनकम, तो आप फेसबुक पे एंड टिकटॉक पे एड्स लगाते हैं। एड्स के थ्रू जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, वहां भी हम काम करते हैं। बट स्टार्टिंग में हम फ्री मेथड्स की तरफ जाते हैं कि कोई इनकम आपको आए, देन आप स्पेंड करो एड के ऊपर। तो स्टार्टिंग में हम फेसबुक मार्केटप्लेस, टैगलिस्ट से, जिलो से यहाँ पे एज ए ओनर जाकर लिस्टिंग कर रहे होते हैं। ओनर से हम कहते हैं आप अपनी लिस्टिंग रिमूव करें और उसी की प्लेस को, उसी की लैंड को हम एज ए ओनर वहां पे प्लेस कर रहे होते हैं, ताकि जब कोई आता है तो वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे भी लैंड फ्लिपर्स आ रहे होते हैं। परसेंटेज 70 to 80% सेलर मान जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो कितनी परसेंटेज ट्रस्ट होने के हमें बायर मिल जाता है आफ्टर ऑल मार्केटिंग? जी बिल्कुल, आपकी जब लैंड की वर्थ ज्यादा होती है ना, तब सेलर नहीं मारता। मींस टू से 50+ लैंड चली जाए तो सेलर कहता है कि आप मुझे कुछ एडवांस पे करें, देन ही आप, क्योंकि मेरी लैंड इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, आप नहीं लोगे तो नेक्स्ट 15 डेज में मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। तो इस वजह से वो आपसे एडवांस मांगता है। तो हम नॉर्मली 15-20 की रेंज में रहते हैं, क्योंकि 50 अगर 60-70 तक लैंड देखने आप जाओ तो फिर आप उसी काम में लगे रहो। आप कम प्रॉफिट के साथ चलें लेकिन ज्यादा कवर करें डील्स। तो बायर कितने परसेंटेज ट्रस्ट मिल जाते हैं? बायर आपको मिल जाते हैं, वो मैंने आपको बताया मेथड्स के साथ ही मिलते हैं। ज्यादातर हमारे लोगों को यही इशू आता है कि बायर नहीं मिल रहा। अगर आपके पास चीज पड़ी हुई है जिसमें बायर इंटरेस्टेड है और आप उसे कन्विंस कर लेते हैं, उसे विजिट्स करवा देते हैं या फिर थर्ड पार्टी के ऑफिस भेज देते हैं, तो 90-80% चांस है कि बायर आपकी चीज बाय करेगा। लेकिन अगर आपके बायर निकालने के वेज ही नहीं है तो फिर तो हम बैठे रहेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं बट उन्हें बायर नहीं मिल रहा। तो रीजन यही है बायर ना मिलने की, क्योंकि उन्होंने सही वे से टैकल ही नहीं किया कि बायर मिलेगा कहाँ से। उन्होंने वही फेसबुक से या फेसबुक मार्केटप्लेस में जाकर देखा, लोग नहीं मिले, पोस्ट डाली, पोस्ट जो है वो एडमिन ने अप्रूव नहीं की, आगे जाके लोगों को मैसेज किया, लोग कहते हैं मैं फॉलो बैक कर लो, जबकि वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो वहां पे आपकी गलत वे है अप्रोच करने की। तो बायर अप्रोच करना ही इसके अंदर आपकी डील होती है, वो इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपने लैंड को देखना है कि आपकी जो लैंड है वो एलिजिबल है सेल के लिए नहीं। कुछ चीजें हम चेक करते हैं, कुछ स्टैट्स होते हैं कि आपकी लैंड एलिजिबल है या नहीं है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप कोई लैंड सेल करने जाते हैं तो देखते हैं उसके टैक्सेस वगैरह क्लियर है या नहीं, उसकी जो जमीन किसके नेम है। और उसके अलावा या वहाँ यूएसए के अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स है तो कुछ बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती। आपने हर चीज को देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना कि फ्लड जोनिंग तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज होते हैं जो फॉरेस्ट के नियर बाय होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रिवर्स वगैरह होते हैं तो फ्लड का खतरा होता है। तो जब आप किसी सेलर से कहते हैं कि आप जो है वो लैंड को ले खरीदे या बेचिए, तो उस वक्त वो फ्लड जोनिंग को देख रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं लैंड में फ्लड आ रहा हो, मेरे किसी काम की ना हो। नेक्स्ट वन आपने जोनिंग देखनी है कि वो डोमेस्टिक में जोनिंग है, कमर्शियल जोनिंग है, एग्रीकल्चर जोनिंग है। जिस तरह की जोनिंग होगी उस तरह की प्राइसिंग होगी। नेक्स्ट वन है टैक्सेस, जबकि लैंड है वो डिलिक्वेंट तो नहीं है, डिलिक्वेंट से बनात ऑक्शन में। अगर एक लैंड पे टैक्स नहीं कोई पे करता 1 ईयर 2 ईयर, तो गवर्नमेंट उसको अपनी साइड पर ले लेती है और उसे बोलती है कि आप इसको जो है ऑक्शन में लगा दो, जिसे उर्दू में बोली लगाना कहते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या उसके टैक्सेस क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2025 है तो हम देखेंगे 2024 तक के सब टैक्सेस क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके नियर बाय फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है। उसके पास कोई रोड लगता है, उसमें वाटर सरफेस लेवल अवेलेबल है नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है क्या, उसमें हॉस्पिटल है उसके पास। ये सारी चीजें हम देखेंगे गूगल मैप के थ्रू और देखेंगे कि हमारी लैंड इस काबिल है भी या नहीं कि हम उसको आगे सेल कर सकें। नेक्स्ट वन हम चलते हैं थोड़ा स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपनी साइट्स। आपके पास यूएसए के अंदर आपके रेट्स डिफर होते हैं। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें, लाहौर में लैंड का रेट और है, कराची में और है। इसी तरह से यूएसए में भी आपके पास डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं। आपने यहाँ पे सिंपली चैट जीपीटी की मदद से आप पूछ सकते हैं, गूगल की हेल्प से आप पूछ सकते हैं कि आपकी एक्सपेंसिव स्टेट्स कौन सी हैं, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो पर एकड़ है वो आपको कितने का मिल रहा है। तो आपके पास ये मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड्स आ जाएंगी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आइडियली इस स्टेट के अंदर यहाँ से यहाँ तक की परचेसिंग एंड सेलिंग हो रही है या रेट्स इतने डिटर्मिन है। इसी तरह से आप यहाँ पे चीपेस्ट जो लैंड्स है वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एकड़ एंड लूट्स के लिहाज से लैंड्स वगैरह सेल होती हैं। ठीक है, जोन्स वगैरह कौन से होते हैं, आप चैट जीपीटी से बहुत सारे हेल्प ले सकते हैं, आगे चल के आपको लेक्चर्स में बताएंगे भी। फर्स्ट वेबसाइट है हमारे पास जिलो, जिसके थ्रू हम लैंड वगैरह सर्च करते हैं। पाकिस्तान में जमीन और जमीन.com है, जैतून है, इसी तरह से OLX है, इसी तरह से आपके पास जिलो यहाँ पे ऐप होती है। सिंपली आपने लॉगिन करना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। और यहाँ आकर आपने
वो स्टेट लिख देनी है जहां पर आप लैंड सर्च करना चाह रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे आपके पास सिटीज होते हैं, वहां पे आपके पास स्टेट्स होती हैं। आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट लैंड्स आ जाएंगी, लैंड्स आ जाएंगे, होम्स आ जाएंगे, बट हम इंटरेस्टेड है सिर्फ और सिर्फ लैंड में, वो भी वैकेंट लैंड में। अगर आप होम की साइड पे जाएंगे, ये लैंड फ्लिपिंग नहीं होगी, ये होम फ्लिपिंग होगी। और ये काम भी बहुत अच्छा है, ये हमारा यूके में ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां पर लोग कारोबार की गर्ज से जाते हैं विद फैमिलीज, तो उनको घर वगैरह चाहिए होते हैं रेंट पे, तो हम उनसे लेते हैं, देन आगे उनको रेंट आउट करते हैं, जिससे BNB होता है इस तरह से। अब यहाँ पे आपका होम टाइप है, आपने सबको डीसेलेक्ट कर लेना है। सिर्फ हमें लूट्स और लैंड्स चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं देखना, ना अपार्टमेंट्स देखने हैं, ना टाउन हाउसेस देखने हैं, एंड आपने देन इस पर अप्लाई कर देना। तो न्यू मैक्सिको की स्टेट में जो भी आपकी डिफरेंट यहाँ पे वेकेंट लैंड्स होंगी, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। उसके बाद आप वहां पर जाके चेकआउट करेंगे किस तरह से हमने इसके सेलर को अप्रोच करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी वो आपके पास एजेंट्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरह की लैंड्स मिलती हैं, आप देख रहे हैं इर्द गिर्द आपको ऐसा कोई नजर नहीं आ रही कि फैसिलिटी हिल्स है इसके इर्द गिर्द। तो हमने हर चीज को देखना है कि कितने एकड़ में कितनी लैंड आपको मिल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 एकड़ की आपको लोट मिल रही है $10,000 में, और साथ ही आपको 30 एकड़ में मिल रहा है। तो आपने हर एक चीज को एनालाइज करना है, ऐसा नहीं है कि देखते साथ बस सोच लिया कि बस मैंने इसको सेल करना है। आपने सारे स्टैट्स देखने हैं, कितनी वो लैंड है, कितने एकड़ है, कितना स्क्वायर फीट कवर हो रहा है, क्या इसकी प्राइस वैसे ही है जैसे इस एरिया में होनी चाहिए, या प्राइस इसकी हाई है। तो जैसे आपको पता है कि एक टाउन है, वहां पे शुरू के जो लैंड होगी वो महंगी होगी, उससे थोड़ा पीछे जो लैंड होगी वो और सस्ती होगी, जो बिल्कुल साइड पे होगी उस लैंड की प्राइस कम होगी। तो आपने हर चीज को एनालाइज करना है कि क्या इसने प्राइस ज्यादा तो नहीं लगाई हुई है। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, सारी सारी किसी एक पे क्लिक करेंगे। बेसिकली आपको बताया होता है यहाँ पे कि क्या व्यूज है, कहीं हिल व्यू होता है, कहीं माउंटेन का होता है, कहीं रिवर व्यू होता है, वोल्केनिक एरिया भी होता है जहाँ पे शीशा पहाड़ होते हैं, वहां पे भी आपकी जो लैंड्स होती हैं वो सेल नहीं होती हैं। तो उन चीजों को आपने देखना है। अब यहाँ पे मुझे डाटा मिलता है, फर्स्ट हमें हमारी जो भी हमारी लैंड्स होती हैं उनकी पिक्चर्स मिलती हैं। सेकंड हमें पता लगता है इसकी प्राइस क्या है जो सेलर ने लगाई हुई है। थर्ड हमें इसका एड्रेस पता लगता है। यहाँ से आपको NM से मुराद है न्यू मैक्सिको। यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स होती है ना, इनके लिए 2 लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर बाज़ औक़ात आपको नहीं समझ आता है कौन सी स्टेट है, तो आप गूगल पर जाके पूछ सकते हो NM स्टैंड्स फॉर, तो वो आपको बता देगा न्यू मैक्सिको, ठीक है। FL स्टैंड्स फॉर फ्लोरिडा, तो कैलिफोर्निया के लिए CF। इस तरह से आप लोग गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टेट्स का आइडिया नहीं होता। बाकी हमने इसमें से इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, आप अगर कॉन्टेक्ट करते हो तो आप डायरेक्ट एजेंट के पास चले जाओगे। हमने एजेंट के पास नहीं जाना, क्योंकि वो 20-30% चार्ज करते हैं। तो हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी है, और किस तरह से हमने ओनर को कांटेक्ट करना है वो भी हमने देखना है। कुछ एजेंट्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप उनके पास जब जाते हैं तो आपको डायरेक्ट ओनर से कर देते हैं कि आप ठीक है इससे डील कर लें, अपनी डील होगी तो आप हमें बताइएगा। तो अगर ओनर के पास जाके बताते हैं कि हम लैंड फ्लिपर है, हम तो खरीदने नहीं आए हैं, उसने अपनी चीज बेचनी है, वो आपको फैसिलिटेट करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ एजेंट्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो कहते हैं आप हमारे पास आए हैं तो हमारे पास से ही आपने काम करवाना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे किस तरह से आपने इसमें से जो है वो डाटा कलेक्ट करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने टाइप किया, ये हमारी सेकंड वेबसाइट है landcentury.com। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे ऐसे एड्स मिलते हैं जो फीचर्ड होते हैं, होलसेल होते हैं, कुछ यहाँ पे आपके पास पेड फीचर्स भी आते हैं। जहां पे भी आपको होलसेल का वर्ड लिखा नजर आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करके आप चाहते हैं कि आप इस लैंड को व्यू करें, तो ये आपसे कहेगा कि आप हमारा होलसेल वाला प्लान बाय करें, ये आपके पास पेड है, ठीक है। वो आपसे कहते हैं कि एक्सेस डिनाइड, मैं आपको इस पे डाटा नहीं दिखा सकता क्योंकि ये आपने पेड करना है, बट हमने जाना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों के साथ, ताकि हम लोग की स्टार्टिंग में मुश्किल ना हो। जैसे से आप ग्रो करें, आपकी एजेंसी ग्रो करे, आप खुद ग्रो करें, तो आप पेड टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फीचर लैंड्स होती हैं या होलसेल वाली होती हैं, उनको छोड़कर हमने दूसरी लैंड्स को फोकस करना है। यहाँ पे लैंड्स के रेट्स आपको काफी जो है वो नॉर्मल मिल जाते हैं, बट आपने ये भी देखना है कि इनके एकर्स कितने हैं और ये कौन कौन से रीजन में लाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हमारी जो वेबसाइट है क्रैगलिस्ट। अब यहाँ पर आके भी हम एज अ सेलर लिस्टिंग करते हैं। जब हमारे सेलर से बात हो जाती है सारी,
तो हम उसे कहते हैं अपनी लिस्टिंग रिमूव करें, और हम यहाँ पे आके खुद लिस्टिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर आके प्रॉपर योर होम लॉग आउट होते हैं, प्रॉपर आके खुद हम अपनी चीज को सेल करते हैं। फिर लोग हमारे पास आते हैं कि हमें ये खरीदना है, तो डायरेक्ट बायर भी हमें कांटेक्ट करता है यहाँ से। नेक्स्ट में क्रैगलिस्ट, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, खुद एज ए ओनर जाकर लिस्टिंग करते हैं। ओनर से आप रिमूव करवाएंगे लिस्टिंग, उसे बोल के कि मेरी आपसे डील हो गई है, 20-30 डेज के लिए आपने ना कहीं लिस्टिंग करनी है ना किसी एजेंट के पास जाना है। इन वेबसाइट से हम एज ए ओनर जाके लिस्टिंग करते हैं। फिर जो क्लाइंट होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे या हमारी ईमेल पे हमें ईमेल कर, कुछ हमारी तरह ही लैंड फ्लिपर्स होते हैं, उनका हमें पता लग जाता है डीलिंग से, और कुछ इंटरेस्टेड होते हैं लेने में, कुछ एजेंट्स आ जाते हैं। आपको जैसे मुनासिब लगे आप उसके साथ डील कर सकते हैं। तो आज की चीजें हमारी इतनी थी। आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी चीजों का एक बार देखना है, जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है उनको आपने माइंड में रखना है, जो दो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं उनको आपने देखना है। ऐसा आज कोई बहुत थ्योरेटिकल ना प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, फिर भी मैंने आपको चीजें कवर अप करवाई है। अगर किसी क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह कल हम कवर करेंगे। कल कोशिश करिएगा जिलो पे, लैंड सेंचुरी पे और क्रैगलिस्ट पे, इस पे आप लोग एटलीस्ट साइन अप कर लीजिएगा। सिंपली आपने गूगल के थ्रू साइन अप करना है, ठीक है। और कोई पॉइंट आप लोग को समझ ना आया हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ग्रुप बनाते हैं अपने प्लेस आप करके ये चीज बता दें, जैसे आपने ये बताया है ओके वो आप उसको बस ये जी बिल्कुल, आफ्टर द क्लासेस। आप उसमें सेम ऑफ कर रहे हैं, उसमें मतलब स्टूडेंट्स कैसे नहीं कर सकते, आप ही करेंगे। अब उस ग्रुप में आप जो भी आप मैसेज कल आप इसको देख कर आ रहे हैं